हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 4। अब तक हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने पढ़ा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, what is the difference between shares and debentures, how we disclose the debentures in the balance sheet, what are the journal entries we passed at the time of issue of debentures for cash, and what are the journal entries we passed at the time of issue of debentures other than cash। ये टॉपिक अब तक आपने बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट कर लिए होंगे। अगर नहीं भी करे तो नीचे प्लेलिस्ट में आपके क्लास 12th टर्म 2 कंप्लीट सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पे वीडियोस को प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज किया है। आप वहां पे जाके वीडियोस को प्रॉपरली देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे नए आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज मीन्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी? ये कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी टू द प्राइम सिक्योरिटीज। जो प्राइम सिक्योरिटीज के एडिशन में हम एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करते हैं, दैट इज नोन एज द कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ जब भी कंपनी को बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेना हो, तो कंपनी अपने किसी असेट्स को मॉर्गेज करवाती है। अगर उस असेट्स की वैल्यू इनसफिशिएंट लगती है, तो कंपनी कैन इशू देयर डिबेंचर्स इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटीज एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी। जो भी प्राइम सिक्योरिटीज के एडिशन में अपने कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो इस तरह के डिबेंचर्स को हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मींस व्हेन द कंपनी टेक लोन, जब कंपनी लोन लेती है, एंड डिबेंचर्स आर इशूड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। डिबेंचर्स को हम सेकेंडरी सिक्योरिटीज में इशू करते हैं इन एडिशन टू प्राइम सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। आपकी मेन सिक्योरिटी क्या थी? वो बिल्डिंग जो आपने गिरवी रखी। बट अगर उस बिल्डिंग की वैल्यू इनसफिशिएंट लगती है, तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को भी इशू कर सकती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, और इसे हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अब देखो, हमने यहां पे डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी जो है इशू किया है, एज ए सिक्योरिटी इशू किया है, तो दी डिबेंचर्स डू नॉट हैव एनी राइट। इन डिबेंचर्स का कोई भी राइट नहीं होगा। सिर्फ हमने वहां पे पोजेशन दिया है, ट्रांसफर नहीं करा। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर आपको एक लोन लेना है और आप अपने घर को बैंक के पास गिरवी रखते हो, तो क्या उस बैंक का राइट आपके घर पे होता है? नहीं। कब तक नहीं होता? जब तक आप उसके लोन को टाइमली पे करते रहते हो, तब तक बैंक का कोई भी राइट आपके घर पे नहीं होता। अगर आप अपने लोन को टाइमली पे ना कर पाओ, तो तब बैंक आपके घर पे अपना राइट्स क्लेम कर सकता है। उसी तरीके से यहां पर भी होता है कि जब भी हम डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, तो दीज डिबेंचर्स डू नॉट हैव एनी राइट। ये कोई भी एग्जीक्यूशन में नहीं आते। कब तक नहीं आते? जब तक हम उसको टाइमली पे करते रहते हैं। बट व्हेन कंपनी फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जब कंपनी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को टाइमली पे नहीं कर पाती, तब कंपनी सबसे पहले, जो बैंक है, सबसे पहले आपके प्राइम सिक्योरिटीज को सेल आउट करेंगे। और जब वहां से अमाउंट को रिकवर नहीं हो पाता, कंप्लीट अमाउंट रिकवर नहीं हो पाता, उस सिचुएशन में कंपनी, जो बैंक है, फिर आपके डिबेंचर्स पे क्लेम कर सकते हैं। जब तक कंपनी अपना टाइमली अमाउंट पे करती रहती है, जब तक बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आपके इन डिबेंचर्स पे कोई भी राइट नहीं होता। बेसिकली वी कैन से दीज डिबेंचर्स आर द डेड डिबेंचर्स। इसको हम कौन से डिबेंचर्स कह सकते हैं? डेड डिबेंचर्स कह सकते हैं। यानी डिबेंचर जो बैंक्स है,
वो इस पे ना तो उनको इंटरेस्ट मिलता, ना वो इन डिबेंचर्स को बेच सकते, ना ही वो इन डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते, जब तक कंपनी आपका टाइमली अमाउंट पे प्रीमियम जो प्रिंसिपल है वो पे करती रहती है, इंटरेस्ट पे करती रहती है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, दीज डिबेंचर्स डू नॉट कैरी एनी राइट्स, इन डिबेंचर्स पे कोई भी राइट नहीं होता टिल द टाइम लोन इज बीइंग पेड अलोंग विद ड्यू इंटरेस्ट, जब हम अमाउंट को जो प्रिंसिपल को विद इंटरेस्ट टाइमली पे कर देते हैं। और ये भी हमने पढ़ा, व्हेन इफ अ कंपनी फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट्स, जब कंपनी अपने इंटरेस्ट को या प्रिंसिपल अमाउंट को पे नहीं कर पाते, तब लेंडर विल फर्स्ट रियलाइज इट्स डेब्ट फ्रॉम प्रिंसिपल सिक्योरिटी, तब जो जिससे भी हमने लोन लिया है सबसे पहले वो हमारी प्रिंसिपल सिक्योरिटीज से डेब्ट को रिकवर करता है। बट इफ फुल अमाउंट ऑफ डेब्ट इज नॉट रियलाइज्ड, अगर हमारा पूरा अमाउंट रियलाइज नहीं हो पाता, लेंडर का पूरा अमाउंट रियलाइज नहीं हो पाता प्रिंसिपल सिक्योरिटी से, इट मे क्लेम ऑल राइट्स ऑफ अ डिबेंचर होल्डर, तब वो डिबेंचर होल्डर के सारे राइट्स को क्लेम कर सकता है। जब तक उस पे, अगर देखो डिबेंचर्स कंपनी टाइमली अमाउंट पे करती रहती है, तब तक लेंडर्स आपके डिबेंचर्स पे ना तो इंटरेस्ट ले सकता, ना ही उस डिबेंचर्स को मार्केट में सेल आउट कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता। क्लियर? जब तक वो डेड डिबेंचर्स है, वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू कब आएगी? जब कंपनी अपने टाइमली पेमेंट ना कर पाए। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मींस कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं कि हम इसको कैसे शो करेंगे। देखो, देयर आर टू ट्रीटमेंट्स, टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू डिस्क्लोज द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। हम दो तरीके से डिबेंचर्स को, जो डिबेंचर्स हमने कोलैटरल सिक्योरिटी पे इशू किए हैं, उनको हम दो तरीके से बुक्स में शो कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, हमने कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करी। इस सिचुएशन में हम करते क्या है, जब हम बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में उस टर्म्ड लोन को लिखेंगे तो नीचे एक फुटनोट लिख देंगे कि दीज लोन्स आर सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। वहां पे हम एक फुटनोट लिख देते हैं कि हमने जो ये लोन है इसको सिक्योर्ड किया है बाय इशूइंग द डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और सेकंड वे क्या होता है? बाय पासिंग द जर्नल एंट्री, हम एक जर्नल एंट्री को पास आउट करते हैं। क्लियर? अब एक एक करके इन दोनों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ध्यान से समझते हैं। जैसे पहला हमने एक क्वेश्चन बनाया, ए लिमिटेड took a loan of rupees 8 लाख फ्रॉम बैंक। ए लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया 8 लाख रुपए का एंड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और हमने 9% डिबेंचर्स जो है 9%, 10,000 9% डिबेंचर्स 100 रुपीज के हमने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू कर दिए। हाउ विल इशू ऑफ डिबेंचर्स बी शोन इन बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट में इशू ऑफ डिबेंचर्स को कैसे शो करेंगे? एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज नॉट पास्ड द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी ने कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करी, कंपनी ने अभी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करी। तो सबसे पहले कंपनी कौन सी एंट्री पास करेगी? लोन को लेने की एंट्री पास करेगी। तो लोन के लिए एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। हाउ मच? 8 लाख रुपीज का हमने लोन लिया है बैंक से। क्लियर? कंफर्म? बैंक से कितने का लोन लिया है? 8 लाख रुपीज का। यहां पे लिख देंगे लोन रेज्ड बाय इशूइंग द डिबेंचर्स, इशूइंग 10,000 डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, नरेशन आ जाएगी। अब इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? देखो, ये बैंक लोन, बैंक लोन हमारे लिए क्या है? बैंक लोन हमारे लिए नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज के कौन से हेड में आएगा?
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपने बैंक से लोन कैसे लिया है। शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो ये करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। अगर कुछ नहीं बताया तो हम एज्यूम करते हैं लॉन्ग टर्म लोन है तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो आप इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, आपने बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाया। अब यहाँ पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपका आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सबसे पहले नॉट टू अकाउंट 1, और इसमें हम यहां पे लिखेंगे नॉट टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर यहां पे आएगा आपका बैंक लोन। बैंक लोन हमारा कितने का है, बैंक लोन है हमारा 8 लाख रुपीस का, और यहां पे एक नरेशन लिख देंगे हम, सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each as collateral security। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमने कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी, यहाँ पे हमने जो हमने बैंक लोन शो किया वहीं पर एक फुटनोट लिख दिया कि दीज लोन आर सिक्योर्ड बाय इशूइंग 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और आपका यहाँ पे 8 लाख रुपीज शो हो जाएगा। क्लियर, कंफर्म। ये कब था, जब हमने कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करी। क्लियर। अब सेकंड वे, अगर हमें जर्नल एंट्री पास करनी हो, अगर हम जर्नल एंट्री पास करनी हो तो हम एक आर्टिफिशियल अकाउंट ओपन करते हैं, डेट इज नोन एज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डेट इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। हमने एक फिक्टिशियस अकाउंट्स क्रिएट किया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इस डिबेंचर्स को इशू करने, देखो जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बेसिकली अगर आप डायरेक्ट करते हो, एप्लीकेशन वगैरह का पॉइंट नहीं लेते, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। आपने एसेट्स लिया, बट यहां ना तो आपके पास एसेट्स आया और ना ही आपके पास कैश आया, तो आपके पास यहां कोई भी एसेट्स नहीं आया, इसलिए आपने इसको एक फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट किया, डेट इज नोन एज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, और आपकी एंट्री हो गई डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जितने भी आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आप जब बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को शो करोगे वहीं पर आप इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में माइनस कर दोगे। कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। एंट्रीज आपको क्लियर है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब इसके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। ए लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹8 lakh from bank and issued 10,000 9% debentures of ₹100 each as collateral security. Clear? How will issue of debentures be shown in balance sheet? Balance sheet में कैसे show करेंगे? Assuming that company has passed journal entry for issue of debentures. अब की बार कंपनी ने जर्नल एंट्री पास आउट करी है, तो पहले हम जर्नल एंट्री पास करते हैं बैंक से लोन लेने की। बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया आपने, 8 लाख रुपीस का लोन लिया। सबसे पहले आपने बैंक को में लोन लेने की एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स इशू करें,
10,000 के डिबेंचर्स इशू करे ऑफ 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, मीन्स 10 लाख के डिबेंचर्स इशू करे। नरेशन तो आप लिख ही लोगे। सबसे पहले ऊपर नरेशन आ जाएगी बीइंग बैंक लोन रेज्ड, और नीचे आ जाएगी बीइंग 10,000 डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर। अब आते हैं इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करते हैं। देखो, बैलेंस शीट में शो करने के लिए आपके पास इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा? सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन सा हेड? वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आप यहां पे लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसकी सारी डिटेल्स कहां पे जाती है? इसके नोट टू अकाउंट्स में जाती है। नोट टू अकाउंट्स नंबर 1, यहां पे हम इसको लिखेंगे। हमने यहां पे सबसे पहले क्या लिया? बैंक लोन। सबसे पहले क्या लिया? बैंक लोन। कितने का बैंक लोन लिया? 8 लाख रुपीस का बैंक लोन लिया। क्लियर। सबसे पहले हमने बैंक लोन लिया, फिर हमने क्या 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। हम इसी तरीके से शो करते हैं। कितना अमाउंट? 10 लाख। हमने सीखा था कि हम बैलेंस शीट में डिबेंचर्स को नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करते हैं, बट जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है वो यहीं से माइनस हो जाएगा। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट वो यहीं से माइनस हो जाएगा। सेम अमाउंट 10 लाख रुपीज माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई असेट्स तो आए ही नहीं इसके बदले में, तो ये नील हो गया। इसका मतलब आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है? 8 लाख रुपीज। तो आप 8 लाख रुपीज यहां पे शो कर दोगे। क्लियर, कंफर्म, समझ में आया आपको? नॉन करंट लायबिलिटीज में कैसे आप डिबेंचर्स को शो करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और फिर आपने जब अपनी बैलेंस शीट बनाई तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने सबसे पहले लिखा बैंक लोन 8 लाख रुपीज, फिर लिखा 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच 10 लाख। उसमें से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दिया। जैसा हमने यहाँ पे सीखा था कि सबसे पहले हम एक आर्टिफिशियल अकाउंट ओपन करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपका माइनस के फॉर्म में डिडक्शन फ्रॉम डिबेंचर अकाउंट ऑन इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड में से हम माइनस कर देते हैं। तो आपने आज 2 मेथड सीखे। पहला मेथड क्या सीखा? पहला मेथड सीखा हम जब कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते, उस सिचुएशन में जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शो करते हैं तो वहां पे डिबेंचर्स के लिए फुटनोट लिख देते हैं कि दीज लोन्स आर सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जैसे हमने यहाँ पे सीखा था। और अगर हम जर्नल एंट्री पास आउट करते हैं तो हमारी एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जो हमने एंट्री करी, और फिर इस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम नॉन करंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जहां डिबेंचर्स को शो करेंगे वहीं से इसको लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पहले बैंक लोन लिखा, फिर 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर, कंफर्म? तो ये था आज का टॉपिक जहां पे आपने पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्लास में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जब तक आप आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए और पढ़िए, अपने नोट्स को बनाइए। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।